हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं पेपर 6 का सॉल्यूशन। पेपर 5 का हमने सॉल्यूशन डिस्कस कर लिया था। पेपर 6 फर्स्ट 25 क्वेश्चन बीपीएससी जो कि ए का एग्जामिनेशन हुआ था 2011-12 में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, इन एरिड एरियाज व्हेन अनइवन लैंड सरफेस मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर इरिगेशन। देखिए, इसमें इरिगेशन के मेथड से क्वेश्चन पूछा है कि अगर एरिड एरिया है तो कौन सा इरिगेशन का मेथड सबसे सुटेबल होता है। मैं आपको सारे मेथड के बारे में एक बार डिस्कस करके बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। बट इरिगेशन मेथड आपको अगर पता है, देखिए, सबसे पहले जब इरिगेशन किया जाता है तो जनरली दो प्रकार के इरिगेशन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक होता है सरफेस और एक होता है सब सरफेस। अगर हम इरिगेशन सरफेस के थ्रू कर रहे हैं तो वो कहलाता है सरफेस इरिगेशन। दूसरा, अगर हम अंडरग्राउंड कर रहे हैं तो उसको कहते हैं सब सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन के अंदर दो कैटेगरी होते हैं। एक होता है नेचुरल, जो कि सीपेज के थ्रू या कैपिलरी के थ्रू होता है, और एक होता है आर्टिफिशियल, जिसमें हम ड्रेन्स को इंस्टॉल करते हैं। बट ये काफ़ी कॉस्टली होता है, तो ये हम तभी करते हैं जब हमारे पास काफ़ी कैश क्रॉप है उगाने को, या फिर ऐसा इरिगेशन है जो कि मैंडेटरी ही है और हमारे पास कॉस्ट इज नॉट अ मैटर। इन दैट केस वी अडॉप्ट दिस मेथड, आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन। नाउ इन सब सरफेस इरिगेशन देयर आर मल्टीपल क्लासिफिकेशन। सरफेस इरिगेशन जब हम सरफेस पे इरिगेट करते हैं, उसके कई सारे मेथड हैं कि जिस तरीके से हम वाटर को अप्लाई करते हैं सॉइल पे, उसके कई सारे मेथड हैं, वही हमें देखना है। अब ये सरफेस के भी दो टाइप्स हैं, एक है फ्लो इरिगेशन, फ्लो टाइप से, और दूसरा है लिफ्ट इरिगेशन। इसमें हम क्या करते हैं, वाटर को जो भी फ्लोइंग वाटर है उसको हम कलेक्ट करते हैं और फिर हम सरफेस पे अप्लाई करते हैं। लिफ्ट इरिगेशन में क्या है, हम अंडरग्राउंड से वाटर को पहले ऊपर लिफ्ट करते हैं ट्यूबवेल से या वेल से, एंड देन वी अप्लाई द कलेक्टेड वाटर ऑन टू द सरफेस ऑफ द सॉइल। सो लिफ्ट में लिफ्टिंग करके ट्यूबवेल या वेल से। और ये हो गया फ्लड इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन में हम जो भी सरफेस वाटर है उसको कलेक्ट करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। अब आते हैं हम लोग कि वाटर को अप्लाई जैसे करेंगे। एक बार वाटर कलेक्ट हो गया तो जब वाटर कलेक्ट करने के बाद हम सॉइल को या क्रॉप को जब हम प्रोवाइड करेंगे तो उसके प्रोवाइड करने के या डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके बहुत सारे हैं। उसको बोलते हैं मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और मेथड्स ऑफ इरिगेशन। वो कौन कौन से हैं, उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया, उसी से क्वेश्चन जनरली आते भी हैं। मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में और सब कुछ एक बार बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहला होता है इसमें मेथड्स में, सबसे पहला होता है फ्री फ्लडिंग। फ्री फ्लडिंग फ्री फ्लडिंग में हम क्या करेंगे, सिंपली वाटर जो भी हमने कलेक्ट किया है, ये यहाँ पे मेन हमारे पास डिच है, मेन डिच जिसमें वाटर फ्लो हो रहा है, और ये सपोज एरिया है जिसमें हमें इरिगेट करना है। तो हमने यहाँ पे एक टैप लगा दिया और यहाँ से हमने पानी फ्रीली फ्लडिंग के लिए छोड़ दिया, तो ये पूरे एरिया को इरिगेट करता चला जाएगा। दिस इज व्हाट फ्री फ्लडिंग। दूसरा होता है बॉर्डर फ्लडिंग। बॉर्डर फ्लडिंग से क्वेश्चन बहुत बार आता है। क्वेश्चन बॉर्डर फ्लडिंग से, बॉर्डर फ्लडिंग में क्या करते हैं, ऐसा ही है बट हम इसको स्ट्रिप में बांट देते हैं। हम लोग बॉर्डर क्रिएट कर देते हैं स्ट्रिप के फॉर्मेट में। ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस बॉर्डर फ्लडिंग में स्ट्रिप की लेंथ कितनी होती है और विड्थ कितनी होती है। ठीक है, तो आपको स्ट्रिप का लेंथ और विड्थ दोनों ही याद रखना है। सपोज ये हो गया स्ट्रिप का विड्थ, तो स्ट्रिप की विड्थ कितनी होती है, 10 to 20 मीटर। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए याद रखिए 10 to 20 meters is the width of strip. These are the strip. And what is the length of the strip? The length of the strip is 100 to 400 meters. ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि बॉर्डर फ्लडिंग में स्ट्रिप की विड्थ कितनी होती है, मतलब दोनों के बीच में स्पेसिंग कितनी होती है दो स्ट्रिप के बीच में, और एक स्ट्रिप की लेंथ कितनी होती है, तो 100 से लेकर 400 मीटर, और विड्थ होती है 10 to 20 मीटर। तीसरे टाइप का होता है जिसमें हम फ्लडिंग करते हैं। और दूसरा, बॉर्डर फ्लडिंग का एक फॉर्मूला भी है जिससे क्वेश्चन आता है कई बार कि कितना टाइम लगेगा एक गिवन एरिया को इरिगेट करने में। तो T इज इक्वल टू 2.3, ये फॉर्मूला भी याद रखिए। इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं और कई बार फॉर्मूला भी पूछा जाता है, Y/F फिल्ट्रेशन into log base 10 log Q डिस्चार्ज अपॉन Q माइनस FA। यहाँ पे F क्या है, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, A इज द एरिया, Q इज द डिस्चार्ज, Y इज द डेप्थ ऑफ वाटर, F इज द फिल्ट्रेशन। तो इससे हमें क्या मिलेगा कि कितना टाइम लगेगा फॉर अ गिवन एरिया टू इरिगेट फॉर दिस मच डेप्थ फॉर अ सॉइल हैविंग दिस मच फिल्ट्रेशन, और इतना हमने डिस्चार्ज पास किया। तो इससे टाइम निकालते हैं कि कितना टाइम लगेगा एक गिवन एरिया को इरिगेट करने के लिए। इस फॉर्मूले पे कई बार न्यूमेरिकल भी आता है और कई बार डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा टाइप होता है बेसिन फ्लडिंग। बेसिन फ्लडिंग,
बेसिन फ्लडिंग फ्री फ्लडिंग की तरह ही होता है, लेकिन इसमें हम बीच में, जैसे हमने अभी देखा था, बीच में हम क्या करते हैं, डाइक्स बना देते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ से मेन वाटर जा रहा है तो बीच में हम यहाँ से वाटर अप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे वाटर अप्लाई करेंगे, इस तरह से, ठीक है। तो ये बेसिन फ्लडिंग फ्री फ्लडिंग का ही एडवांस रूप है। नेक्स्ट आता है फरो फ्लडिंग। फरो फ्लडिंग, फरो फ्लडिंग में क्या करते हैं हम कि पूरे लैंड को इरिगेट नहीं करते हैं, ओनली कुछ पोर्शन को इरिगेट करते हैं, वेट कर देते हैं, बेसिकली इरिगेट नहीं वेट कर देते हैं, और उसकी वेटिंग से सीपेज के थ्रू बाकी सॉइल इरिगेट होता है। दिस इज व्हाट फरो फ्लडिंग इज। दूसरा कि फरो फ्लडिंग हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास, और कैसे यूज करते हैं, देखिए ये मेन वाटर कोर्स है और बेसिकली ऑर्चिड के पौधों के लिए ज़्यादा होता है। यहाँ से एक एडिशनल वाटर ले जाते हैं, एक कैनाल टाइप का बना के, पाइप बना के, और यहाँ पे जो ये ऑर्चिड का पौधा होता है जनरली, उसको हम ऐसे इरिगेट करते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिन फ्लडिंग का, यहाँ पे ये ट्री है, इस तरह से आगे जाता है। आपने देखा होगा ऑर्चिड के पौधों को हम ऐसे इरिगेट करते हैं, ठीक है। तो ये मेथड क्या कहलाता है, बेसिन फ्लडिंग। बेसिन फ्लडिंग, क्योंकि एक प्राइमरली ये पूरा का पूरा जो कोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ इस क्रॉप के लिए हो गया या फिर इस प्लांट के लिए हो गया, इसलिए हम इसको पूरा वेट नहीं करते हैं, 1/5 से लेके हाफ तक हम इसको वेट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेसिन फ्लडिंग, ठीक है। फिफ्थ था फूडो फ्लडिंग, सॉरी, ये हो गया फूडो फ्लडिंग, ये फूडो टाइप का फ्लडिंग। बेसिन फ्लडिंग तो फ्री फ्लडिंग का ही एडवांस वर्जन है। लास्ट आता है स्प्रिंकल। स्प्रिंकल ये बहुत वाइडली यूज्ड है, बट ये इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है। स्प्रिंकल क्या होता है, एक्चुअल रेनफॉल की तरह हम सिमुलेट करते हैं। आप सभी ने देखा होगा गार्डन में, जनरली गार्डन में लगा होता है स्प्रिंकल सिस्टम, जिसमें से वाटर चारों तरफ रोटेट भी होता रहता है, और इस तरह से वाटर रोटेट भी होता रहता है और वाटर इरिगेट भी करता रहता है। तो इससे क्या होता है, एक्चुअल रेनफॉल की तरह सिमुलेट होता है, एक्चुअल रेनफॉल की तरह। कभी कभी पूछते हैं कि किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल पे वर्क करता है। मोमेंट ऑफ मोमेंटम, इसको बोलते हैं लॉन स्प्रिंकलर। लॉन स्प्रिंकलर मोमेंट ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल पे वर्क करता है। स्प्रिंकल समझ गए सब, ये सब सारे मेथड है वाटर एप्लीकेशन के। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या चाहता है कि एरिड एरिया में, मतलब ऐसा एरिया जिसमें मोस्टली टाइम ड्राई रहता है और अनइवन लैंड सरफेस हो, तो कौन सा सुटेबल है सबसे ज़्यादा, तो ये स्प्रिंकल सिस्टम ही सबसे ज़्यादा सुटेबल है, ठीक है। ऐसे केस में क्या करेंगे, स्प्रिंकल सिस्टम जनरली वहीं पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे इरेगुलर हो, जहाँ पे वाटर फ्लडिंग के थ्रू स्टेबल ना हो एक जगह पे, और ग्राउंड एरिड एरिया, मतलब एरिया कैसा हो, एरिड एरिया, जहाँ पे इवेपोरेशन बहुत हाई हो कि वाटर अप्लाई करते ही इरिगेशन इवेपोरेशन के थ्रू वाटर लॉस हो जाता है, तो वहाँ पे हम स्प्रिंकल सिस्टम यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्प्रिंकलर इरिगेशन। दूसरा है लेसीज गिव अ रिलेशन बिटवीन। देखिए जब भी एग्जामिनर इरिगेशन से क्वेश्चन सेट कर रहा होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि लेसीज थ्योरम से एक क्वेश्चन ना दे, इसलिए आप लेसीज के जितने भी फॉर्मूले हैं उसको तो आप इस तरह से रट जाइए कि क्वेश्चन एक न एक डेफिनेटली आना है, ठीक है, एक न एक क्वेश्चन डेफिनेटली आना है। अब लेसीज के फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे एक बार बता देता हूँ, बाकी आप एक बार जाके याद भी कर लेना। लेसीज क्या था, इसने कैनाल डिजाइन के लिए, कैनाल के लिए इसने कनेडी ने और फिर लेसी ने प्रपोज किया अपना मेथड। लेसीज की जो वेलोसिटी की फॉर्मूला है, सभी फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो है डिस्चार्ज टाइम सिल्ट फैक्टर का स्क्वायर डिवाइड बाय 140 होल रेज टू पावर 1/6। So this is the formula to calculate the velocity of the flow. Next, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 5/2 वी स्क्वायर अपॉन एफ। एफ क्या है, सिल्ट फैक्टर है, कभी कभी एफ की वैल्यू भी पूछते हैं, मैं आपको एफ बताया तो एफ क्या होता है 1.76 इंटू 1.76 इंटू अंडर रूट डी इन एम एम, ठीक है, ये सिल्ट फैक्टर है। हाइड्रोलिक रेडियस हो गया। नेक्स्ट आता है वेटेड पेरीमीटर। वेटेड पेरीमीटर किसके बराबर होता है, विड्थ के बराबर होता है, 4.75 इंटू अंडर रूट क्यू के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्लोप का, बेड स्लोप का। बेड स्लोप का फॉर्मूला क्या है, एफ रेज टू पावर 5/3, एफ रेज टू पावर 5/3 डिवाइड बाई 3340 इंटू क्यू रेज टू पावर 1/6, ये हो गया बेड स्लोप का। और लास्ट में आता है एक फॉर्मूला स्कोर डेप्थ निकालने का। स्कोर डेप्थ, स्कोर डेप्थ का फॉर्मूला होता है 1.35 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन एफ रेज टू पावर होल रेज टू पावर 1/3। तो ये कुछ फार्मूले हैं वेलोसिटी के, हाइड्रोलिक रेडियस के, वेटेड पेरीमीटर के, बेड स्लोप और स्कोर डेप्थ के।
इतने फार्मूले, 5 फार्मूले हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपको। और ये छठा शील्ड फैक्टर के लिए, इन 6 से आपको डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि फार्मूला बताओ पी का, आर का, वी का, एस का, स्क्वायर डेप्थ का, या फिर छोटा सा न्यूमेरिकल भी डाल देंगे, आपको वैल्यू दे देंगे, बोलेंगे फाइंड द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड स्लोप, फाइंड स्क्वायर डेप्थ, और आपको वैल्यू गिवन होगी। तो इन सभी कंडीशन में आपको सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए और कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा, और क्या पूछते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा है कि लेसिस ने दिया रिलेशन बिटवीन, किस किस के बीच में रिलेशन दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला क्या क्या है, वेलोसिटी एंड हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, दूसरा है एरिया एंड वेलोसिटी, और बोथ ए एंड बी। आप देख सकते हो यहाँ पे एरिया और वेलोसिटी के लिए भी है हमारे पास रिलेशन, और वेलोसिटी और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ के लिए भी है हमारे पास रिलेशन। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ के लिए आर, ठीक है, तो ये वेलोसिटी के साथ ऐसे रिलेटेड है v और r, और दूसरा बोला इसने वेलोसिटी एंड हाइड्रोलिक मीन डेप्थ हो गया, एरिया एंड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्चार्ज को इंक्लूड किया, तो डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है, डिस्चार्ज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू एरिया, ठीक है। तो इस तरह से दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो लेसिस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि कभी भी एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करेगा और इस टॉपिक से क्वेश्चन ना दे इरिगेशन से, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए लेसिस थ्योरम को आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और खास करके सिर्फ फॉर्मूला ही पढ़ना है आपको, थ्योरम पे नहीं जाना है कि रिजाइम रिजाइम किस कंडीशन को बोलते हैं। हाँ, पूछते हैं कभी कभी ट्रू रिजाइम क्या होता है, इनिशियल रिजाइम क्या होता है, फाइनल रिजाइम क्या होता है, बट फॉर्मूले तो आपको हमेशा ही याद होने चाहिए। एटलीस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, एटलीस्ट याद रखिएगा, ये सब कुछ नहीं है, बट एटलीस्ट आपको फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द डेप्थ ऑफ वाटर इन ओपन चैनल फ्लो इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल डेप्थ। देखिए चैनल है, इसमें जो डेप्थ होता है, एक डेप्थ होता है क्रिटिकल डेप्थ, वाई सी जिसको कहते हैं, ठीक है, वाई सी निकालने का फॉर्मूला भी है। तो क्रिटिकल डेप्थ से अगर ज्यादा डेप्थ है वाटर का एक्चुअल डेप्थ, तो क्या होगा, उसको हम कहते हैं सब क्रिटिकल फ्लो, सब क्रिटिकल। इसके लिए एफ आर की वैल्यू, फ्राउड नंबर की वैल्यू लेस देन 1 हो जाती है। और अगर डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ क्रिटिकल डेप्थ से कम है, इसको बोलते हैं सुपर क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल फ्लो, और इसके लिए एफ आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। कैसे फाइंड करते हैं, फ्राउड नंबर की वैल्यू से, और फ्राउड नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू वी बाई अंडर रूट जी इंटू डी, ठीक है। तो क्वेश्चन में कई बार आपको ऐसे भी आ सकता है कि फ्राउड नंबर की वैल्यू फाइंड करो, तो वेलोसिटी अपॉन जी इंटू डी का अंडर रूट, ठीक है। इस तरह से हम फ्राउड नंबर एफ आर निकालते हैं। अब सवाल इसमें क्या पूछा है, सबसे पहले तो डेप्थ ऑफ वाटर इन ओपन चैनल इज ग्रेटर देन है, तो ये कौन सा फ्लो हो गया, अगर ग्रेटर है तो सब क्रिटिकल फ्लो हो गया, फ्राउड नंबर की वैल्यू लेस देन 1 है, तो उस फ्लो को क्या कहते हैं। तब इसमें सब क्रिटिकल तो है नहीं, तो सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल के कई सारे और भी नाम है, मैं आपको सारा नाम बताया था। सब क्रिटिकल के और क्या क्या नाम है, सब क्रिटिकल के और दूसरे नाम क्या क्या है, इसको बोलते हैं ट्रांक्विल, ट्रांक्विल भी बोलते हैं, और तीसरा बोलते हैं स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग। तो इसमें देखते हैं कौन सा है, ट्रांक्विल फ्लो है या फिर स्ट्रीमिंग फ्लो भी होता, तब भी आंसर सही होता। सिमिलरली सुपर क्रिटिकल फ्लो के भी 2-3 और नाम है, तो जनरली इसी को कंफ्यूज करने के लिए आपको दूसरे नाम से पूछ लेते हैं क्वेश्चन। सुपर क्रिटिकल फ्लो बहुत सिंपल हो जाएगा, इसलिए सुपर क्रिटिकल का और नाम क्या है, रैपिड फ्लो, या फिर शूटिंग फ्लो, शूटिंग फ्लो, और या फिर टॉरेंटियल फ्लो, टॉरेंशियल फ्लो, ठीक है। तो सुपर क्रिटिकल का दूसरा नाम क्या है, रैपिड, शूटिंग, टॉरेंटियल, और सब क्रिटिकल का सब क्रिटिकल, ट्रांक्विल और स्ट्रीमिंग। तो इसमें से हमारा ऑप्शन है ट्रांक्विल। समझ गए, एफ आर की वैल्यू लेस देन 1 है सब क्रिटिकल, एफ आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है सुपर क्रिटिकल। इसको हम वाई सी के साथ कैसे डिनोट करते हैं, क्रिटिकल डेप्थ से कम है तो सुपर क्रिटिकल, क्रिटिकल डेप्थ से ज्यादा है तो सब क्रिटिकल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हम अगेन ये मैच नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन जरूर आते हैं मैच नंबर से। मैच नंबर क्या होता है, जैसे कि फ्राउड नंबर है, रेनॉल्ड्स नंबर है, वैसे ही एक मैच नंबर है। तो मैच नंबर क्या बेसिकली कंपेयर करता है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में किस तरह से रिलेटेड है। साउंड की वेलोसिटी कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट 1235 kmph के आसपास इस साउंड की वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो अगर इससे ज़्यादा वेलोसिटी है तो उसको हम अलग रूप से प्रेजेंट करते हैं, और इससे कम है तो हम अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं, जैसा हमने अभी फ्राउड नंबर के केस में देखा, सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल। तो साउंड की वेलोसिटी को साथ जब हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कंपेयर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैच नंबर। सो मैच नंबर इज द रेशियो ऑफ, अच्छा, मैच नंबर को दूसरा तरीका क्या है कहने का, कि मैच नंबर के दो चीज़ों का रेशियो होता है, किस किस का, इनर्शिया फोर्स और इलास्टिक फोर्स का। अगर आपको फाइंड करना है वैल्यू, तो इनर्शिया फोर्स अपॉन
इलास्टिक फोर्स। तो कई बार फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ, तो मैच नंबर इज द इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स। सिमिलरली अगर फॉरवर्ड नंबर की बात करें तो इट इज द इनर्शिया फोर्स, ऊपर में हमेशा इनर्शिया रहता है, नीचे रहता है ग्रेविटी फोर्स। रिलाउंस नंबर की बात करें तो इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। तो इस तरह से आपको रेशियो भी याद रखना है। तो मैच नंबर क्या है, इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स का रेशियो। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ बहुत ध्यान सुनिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर मैच नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, जैसे कि ऊपर केस में हमने देखा था एफ आर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, एम ए की वैल्यू, मैच नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ये सुपरसोनिक कहलाता है। जैसे कि हमने सुपर क्रिटिकल और सब क्रिटिकल देखा था, ये कहलाता है सुपर क्रिटिकल। ये तो आसान है। एम ए की वैल्यू अगर लेस देन 1 है, इसको कहते हैं सबसोनिक। ठीक है, सॉरी, ये सुपर क्रिटिकल नहीं, ये सुपर सोनिक कहलाता है। जो क्रिटिकल था इसमें सोनिक के नाम से होता है, क्योंकि हम साउंड के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ये सोनिक कहलाता है, सब सोनिक। ठीक है, और अगर 1 है तो ये सोनिक कहलाता है, सोनिक। ठीक है, अगर 1 है तो सोनिक। अब इसमें क्या कंपैरिजन होता है कि अगर एम ए की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो ये क्या कहलाता है, अगर बहुत ज़्यादा 1 से बहुत ज़्यादा है, मतलब एक तो हो सकता है कि 2 भी हो, एक हो सकता है 10 भी हो। तो इसके आधार पे आपने सुना होगा मिसाइल भी आज के डेट में क्रिएट किए जाते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपर क्रूज मिसाइल। तो ये सब क्या है, वेलोसिटी कंपेयर कर रहे हैं कि साउंड से कितना गुना ज़्यादा वेलोसिटी है उसकी, उसको कंपेयर कर रहे हैं। अगर मैच नंबर बहुत ज़्यादा हो तो फिर उसका एक अलग नाम दिया गया, उसे बोलते हैं हाइपरसोनिक। सुपरसोनिक से ज़्यादा ऊपर है हाइपरसोनिक। अब एग्जैक्ट वैल्यू आपसे पूछे कि कौन से रेंज में हाइपरसोनिक होता है, तो ये जनरली मैच नंबर की वैल्यू अगर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से देखें तो 4। अगर मैच नंबर की वैल्यू 4 से ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में हम उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को क्या कहते हैं, हाइपरसोनिक। एग्जैक्ट वैल्यू है 4, तो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से अगर 4 से ज़्यादा है तो आंसर हो जाएगा 4। और सबसोनिक 1 से 3 तक हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 से, इसका रेंज हो जाएगा 1 to 3। और जैसे ही 4 से आगे जाएगा तो क्या कहलाएगा, हाइपरसोनिक। तीसरा जो इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है वो है कि जो हाइपरसोनिक है इसमें हम इफेक्ट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी को काउंट करते हैं। इफेक्ट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइड जो जिसमें ट्रेवल कर रहा है मीडियम में, उस फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी को काउंटर करते हैं। तो क्वेश्चन में ये आता है कि कौन सा ऐसा मैच नंबर है जिसके ऊपर हम इफेक्ट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी काउंट करते हैं या इनकाउंटर करते हैं, या फिर हम जब एनालिसिस करते हैं तो हम उसको यूज करते हैं। और किस मैच नंबर की वैल्यू से कम अगर होए, अगर मैच नंबर है एक्चुअली में, तो हम काउंट नहीं करेंगे। तो वो वैल्यू है एम ए इज इक्वल टू 0.4। ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है मैच नंबर का, कि वो वैल्यू बताओ मैच नंबर की जिससे ऊपर अगर मैच नंबर है तो हम कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द लिक्विड या फ्लूइड काउंट करेंगे, या फिर इफेक्ट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी काउंट करेंगे, तो वो है 0.4। तो 0.4 से ऊपर हम इफेक्ट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी काउंट करेंगे, और अगर कम है तो नहीं करेंगे। ठीक है, इफ इट इज ग्रेटर देन इट इज काउंटेड, इफ इट इज लेस देन इट इज नॉट काउंटेड। इफेक्ट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज नॉट काउंटेड। इसको आप याद रखना, आप जरूर, आपको कहीं कहीं क्वेश्चन मिला होगा अगर आपने एग्जाम दिया है तो, अगर आप देने वाले हो तो आपको डेफिनेटली इन सब से जो मैं बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा आगे। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अ फ्लो इज कॉल्ड हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक कब कहलाता है, भी हमने देखा कि जब ये 4 से ग्रेटर हो जाए। तो लेस देन यूनिटी नहीं, यूनिटी नहीं, 1 to 6 भी नहीं, इट इज ग्रेटर देन 4। सो नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको 4 याद रखना है हाइपरसोनिक के लिए, 1 to 3 सुपरसोनिक के लिए, लेस देन 1 सब सोनिक के लिए, और 1 सोनिक के लिए। तो यहाँ पे यूनिटी हो जाएगा सोनिक के लिए, ये हो गया सब सोनिक के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पिक अप द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट ऑफ द कैनाल सिस्टम। तो कैनाल जब हम बनाते हैं आर्टिफिशियल कैनाल, तो उसके डिफरेंट पार्ट्स को हम क्या कहते हैं। तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ जिसमें आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम है, इसमें देखिए सबसे पहले क्या होता है कि ये है मेन रिवर। कैनाल हम आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कैनाल है वहाँ पे हम डाइवर्जन हेडवर्क या स्टोरेज हेडवर्क बनाते हैं, वहाँ से हम पानी को स्टोर करते हैं और फिर वहाँ से कैनाल में सप्लाई करते हैं। तो रिवर है, यहाँ पे हमने क्या किया, वियर या बैराज या डैम जो भी हमने बनाया। अगर वियर या बैराज है इसको बोलते हैं डायरेक्ट इरीगेशन, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं डायरेक्ट इरीगेशन, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इरीगेशन पर्पज के लिए बनाया गया और किसी पर्पज के लिए नहीं। तो अगर हम वियर या बैराज बना रहे हैं और उससे हम डाइवर्ट कर रहे हैं वाटर को, तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट इरीगेशन। अगर स्टोरेज डैम बना रहे हैं तो मल्टीपर्पज हो गया वो, कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूशन के लिए भी है, इरीगेशन के लिए भी है, वाटर सप्लाई के लिए भी है, तो मल्टीपर्पज हो गया, स्टोरेज रिजर्वायर हो गया वो। अब इसमें देखिए यहाँ पे रिवर जा रहा था, यहाँ पे हमने कैनाल लगाया। तो आपको लोकेशन बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहला लोकेशन देखना है सिल्ट एक्सक्लूडर का।
क्वेश्चन में पूछते हैं कि सिल्ट एक्सक्लूडर कहाँ पे होता है, तो सिल्ट एक्सक्लूडर होता है अप स्ट्रीम साइड ऑफ द मेन कैनाल। तो जो ये मेन कैनाल है उसके अप स्ट्रीम साइड में है और कहाँ पे, रिवर बेड पे। तो सिल्ट एक्सक्लूडर का क्वेश्चन आता है कि सिल्ट एक्सक्लूडर इज सिचुएटेड एट अप स्ट्रीम साइड ऑफ द मेन कैनाल। तो आपको वो टिक करना है कि मेन कैनाल के अप स्ट्रीम साइड में, और कहाँ पे होता है, बेड लेवल ऑफ द रिवर। तो बेड पे होता है, रिवर बेड पे होता है सिल्ट एक्सक्लूडर। सिमिलरली एक होता है सिल्ट इजेक्टर। तो सिल्ट इजेक्टर का होता है डाउन स्ट्रीम साइड, यहाँ पे होता है डाउन स्ट्रीम साइड ऑफ द मेन कैनाल ऑन द बेड ऑफ कैनाल। दोनों में फर्क क्या है, ये एक्सक्लूड करेगा, इसमें एंट्री होने से रोकेगा, और ये क्या करेगा, जो एंट्री हो गया उसको बाहर निकालेगा। ठीक है, तो ये हो गया सिल्ट एक्सक्लूडर और ये हो गया सिल्ट इजेक्टर। ओके, ये हो गया यहाँ पे मेन कैनाल, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब इसके बाद क्या होता है, मेन कैनाल से एक ब्रांच कैनाल जाता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अलग अलग। तो ये हो गया। अब डिस्चार्ज की वैल्यू यहाँ पे देखिए, मेन कैनाल की वैल्यू, ब्रांच कैनाल कब बोलेंगे, अगर इसकी डिस्चार्ज की वैल्यू 30 क्यूमेक्स से कम है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम ब्रांच कैनाल। ये ब्रांच कैनाल गया। फिर ब्रांच कैनाल से अलग होता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल। डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल की डिस्चार्ज कितनी होती है, 30 मीटर क्यूब पर सेकंड से कम होती है। तो 30 मीटर क्यूब से ज़्यादा है तो वो ब्रांच कैनाल कहलाता है। डिफाइन हम ऐसे ही करते हैं। और ब्रांच कैनाल से जो ब्रांच अलग होता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल, उसकी डिस्चार्ज 30 मीटर क्यूब पर सेकंड से कम होती है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटरी से जो अलग होता है उसे बोलते हैं माइनर कैनाल। माइनर कैनाल की डिस्चार्ज 2.5 मीटर क्यूब पर सेकंड से कम होती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं माइनर। और माइनर से फाइनली किस में जाता है, वाटर कोर्स में। वाटर कोर्स में और फाइनली फील्ड में, जो लैंड जो हमें इरिगेट करना है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होता है आउटलेट। इस डायग्राम को बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा क्योंकि इसी से कई सारे क्वेश्चंस का आंसर निकल के आता है, डायग्राम से। ठीक है, तो ये है टोटल फ्लो। आप समझ गए होंगे, मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल, डिस्ट्रीब्यूटरी, फिर माइनर, फिर आउटलेट। ठीक है, और लास्ट में वाटर कोर्स। लास्टली आता है वाटर कोर्स जो कि फील्ड। ये आउटलेट तक मेंटेनेंस या देखभाल का काम होता है गवर्नमेंट का, और आउटलेट के बाद काम होता है जो फील्ड का ओनर है उसका काम होता है इसके बाद का काम देखने का। मतलब इसके बाद मेंटेनेंस करवाना है, कुछ भी करना है, वो सब काम किसका होता है, फील्ड का, फील्ड ओनर का। और आउटलेट से पहले का सारा काम होता है गवर्नमेंट का। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। हमने देख लिया सीक्वेंस। तो हेड वर्क सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा मेन कैनाल, फिर आएगा ब्रांच कैनाल, डिस्ट्रीब्यूटरी थर्ड नंबर पे आता है। तो ये आंसर गलत हो गया। हेड वर्क, मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल, डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर, फिर वाटर कोर्स। ठीक है, और फिर फील्ड। ये है एक्चुअल सीक्वेंस। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको बस सीक्वेंस याद रखना है। अब मैं आगे भी बताऊंगा आपको इस सीक्वेंस से और भी क्या क्या आपको फायदा मिलेगा, और भी किस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो, आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ बैराज द क्रेस्ट लेवल इज केप्ट। बैराज क्या होता है, जो वियर है, वियर में हम क्या करते हैं, जनरली वियर में हम एक अक्रॉस द रिवर हम एक मेसनरी या कंक्रीट का वॉल बना देते हैं, जिससे वाटर ऑब्स्ट्रक्ट होता है और वाटर लेवल राइज होता है, और फाइनली हम वाटर को डाइवर्ट कर लेते हैं। ठीक है, वो होता है वियर। और बैराज में क्या करते हैं, गेट होता है ऊपर, यहाँ पे गेट, और इस गेट को लोअर डाउन करेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी तो वाटर लेवल को राइज करने के लिए, और जब हमें वाटर को पास करना है तो गेट को ऊपर उठा लेंगे। तो बैराज में क्या अंतर है, बैराज में क्या बेनिफिट है कि बैराज से हम डिस्चार्ज को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वियर से कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बार जो हमने वियर कंस्ट्रक्ट कर दिया फाइनली सॉलिड का, वो उतना पानी तो हमेशा ही रोक के रखेगा। तो ये डिफरेंस है वियर एंड बैराज में। देखता हूँ मैंने अगर डायग्राम लगाया हो तो ये है बैराज का क्रॉस सेक्शन डायग्राम। ये यहाँ पे HFL है, और ये है वियर बैराज का गेट, जिसको हम अप डाउन कर सकते हैं। अगर मुझे रिवर को कम्प्लीटली फ्री छोड़ देना है तो मैं पूरा गेट ऊपर उठा दूंगा, तो नॉर्मल रिवर हो गया, उसमें कोई भी पानी हमने स्टोर नहीं किया। फिर जब जिस हिसाब से हमें वाटर को स्टोर करना है, इस गेट को नीचे करते जाएंगे, वैसे वैसे पानी यहाँ पे स्टोर होता जाएगा। तो ये सिमिलरली गेट की तरह वर्क करता है। तो इसका पूछ रहा है क्रेस्ट लेवल, ये टॉप लेवल के साथ क्या रिलेशन है, तो ये हमेशा लो होता है लार्ज गेट के रेस्पेक्ट में। लार्ज गेट के रेस्पेक्ट में क्रेस्ट लेवल हमेशा लो लेवल पर होता है। ये डेफिनेशन ही कहता है कि बैराज का डेफिनेशन कि क्रेस्ट लेवल इज एट लो लेवल। ठीक है, नेक्स्ट है आइसोपेस्टिक लाइन किसको बोलते हैं। तो जो लाइंस के क्वेश्चन है वो हमेशा ही एक न एक पूछे जाते हैं। तो मोस्ट कॉमन को मैं बता देता हूँ कि मोस्ट कॉमनली जो पूछे जाते हैं, आइसोपेस्टिक लाइन किसको बोलते हैं, इक्वल पीजोमेट्रिक सरफेस को। मान लो ये कोई पाइप है, इसमें हमने पीजोमीटर लगाया, यहाँ पे एक पीजोमीटर लगाया, यहाँ पे एक पीजोमीटर लगाया, और ये पाइप ऊपर जा रहा है, यहाँ पे भी एक पीजोमीटर हमने सेट किया। तो यहाँ पे मान लो 2 मीटर का हेड है, यहाँ पे 2 मीटर का हेड है, यहाँ पे 2 मीटर का हेड है। इस लाइन को जब मैं ऐसे ज्वाइंट करूंगा पीजोमीटर का, तो ये क्या कहलाएगा, आइसोपिएस्टिक लाइन। ठीक है, आइसोपिएस्टिक लाइन। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड आइसोपिएस्टिक। दूसरा और कौन सा लाइन पूछे जाते हैं आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, इक्वल एटीएम।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बोलते हैं आइसोबार। नेक्स्ट होता है आइसो हाइट। एक पूछा जाता है आइसो हाइट। आइसो हाइट क्या होता है? इक्वल रेनफॉल इंटेंसिटी, आइसो हाइटल जिसे कहते हैं, आइसो हाइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सुटेबल लोकेशन फॉर कैनाल हेडवर्क। कैनाल हेडवर्क के लिए मोस्ट सुटेबल लोकेशन कौन सा है? अब ये थोड़ा लेंदी है, मैं आपको डायग्राम के रूप से और टाइप्स क्लासिफिकेशन के आधार पर समझाता हूँ। पहले मैं आपको एक कहानी की तरह बताता हूँ शॉर्ट में, ताकि आपको पूरा थियोरेटिकल पढ़ने की जरूरत ना पड़े, और अगर आपने पढ़ रखा है तो आपका रिवीजन हो जाए। जब कोई रिवर ऑरिजिनेट होता है, रिवर ऑरिजिनेट कहाँ से होगा? दो तीन तरीके होते हैं रिवर को ऑरिजिनेट होने के। पहला होता है माउंटेन से, जिसकी की संख्या हमारे कंट्री में ज़्यादा है। माउंटेन से जो ग्लेशियर होते हैं वो जब मेल्ट होता है तो रिवर वहाँ से ऑरिजिनेट होता है। दूसरा तरीका क्या है कि रेनफॉल, रेनफॉल जब होएगा तो वो नदी स्टार्ट हो जाता है, और जब रेनफॉल सबसीड होता है, मतलब जब खत्म होता है, सीज होता है, उस समय वो रिवर बंद हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे रिवर होते हैं जिनका सोर्स रेनफॉल होता है, बट मोस्ट ऑफ द रिवर क्या होता है? माउंटेनियस सोर्स होता है। तो मान लो यहाँ पे ये माउंटेनियस रीजन है, और यहाँ से रिवर कोई ऑरिजिनेट हो रहा है, इस तरह से रिवर यहाँ से ऑरिजिनेट होके और नॉर्मल प्लेन पे आके लास्ट में यहाँ पे सी में मिल जा रहा है। तो ये पूरे पाथ को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट जो होता है, सबसे पहला पार्ट मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम में, आपको समझ में आएगा। सबसे पहला पार्ट क्या होता है? सबसे पहला पार्ट जहां से ऑरिजिनेट होता है, तो क्लासिफाई कैसे किया वो मैं बताता हूँ। एक होता है ऑन हिल्स, और दूसरा होता है ऑन हिल्स, और इसको बोलते हैं ऑन एलुवियल, ऑन एलुवियल, और एक होता है टाइडल। तीन टाइप के रिवर होते हैं। जो हिल्स पे होते हैं, जो पोर्शन रिवर का हिल पे होता है उसको बोलते हैं ऑन हिल्स, या फिर इसको बोलते हैं अपर रीच, अपर रीच। और जो नॉर्मल प्लेन पे होता है, जैसे गंगा रिवर, यमुना रिवर के जो साइड्स के प्लेन्स हैं, उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोअर रीच, या फिर ऑन एलुवियल प्लेन और एलुवियल फ्लड प्लेन, एलुवियल फ्लड प्लेन। और टाइडल क्या होता है? ऐसा रिवर जिसका इनपुट कहाँ से आता है? बैक फ्लो ऑफ ओशियन। तो ओशियन में जब टाइड्स जनरेट होता है तो वो बैक फ्लो की तरह रिवर में आके रिवर को जनरेट करता है, उसको बोलते हैं टाइडल रिवर, ठीक है। तो टाइडल रिवर हमेशा सी शोर पे ही सिचुएटेड होता है, फिर जब सबसीड होगा तो वापस चला जाएगा पानी किसमें? ओशियन में। तो जो रिवर जहाँ पे ऑन हिल्स है, इसके दो कैटेगरी है, ऑन हिल्स के दो कैटेगरी है। इसका मतलब दो रीजन, इसके लेंथ को दो भागों में डिफाइन किया है। पहला है रॉकी स्टेज, तो जहाँ से रिवर ऑरिजिनेट हो रहा है वहाँ पे उसको बोलते हैं रॉकी स्टेज, जिसके अंदर फाउंडेशन और साइड मटेरियल के उसका बना होता है रॉक का। और दूसरा होता है बाउल्डर स्टेज, जैसे जैसे नदी आगे बढ़ती है वैसे वैसे उसके मटेरियल धीरे धीरे इरोड होने लगते हैं। तो दूसरा आता है बाउल्डर स्टेज, जिसमें आपको बाउल्डर, ग्लेबर ये सब मिलेगा, लार्ज साइज ऑफ सॉइल, ठीक है। बाउल्डर और ग्रेबल ये सब देखने को मिलता है। तो दो स्टेज आते हैं ऑन हिल्स में, रॉकी स्टेज और बाउल्डर स्टेज। और ये ऑन हिल या फिर फ्लड प्लेन वाले रीजन को कहते हैं, इसको कहते हैं थ्रो स्टेज, थ्रो स्टेज, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। पहला है एग्रेडिंग, दूसरा है डीग्रेडिंग, तीसरा है स्टेबल, चौथा है ब्रेडेड, और पांचवा है डेल्टिएट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो जब रिवर इस एलुवियल प्लेन में पहुंचता है तो वो कई सारे कैटेगरी में बढ़ जाता है। एग्रेडिंग रिवर किसको बोलते हैं? कि जब रिवर सॉइल को या सेडिमेंट को जो उसने पीछे से कट किया था उसको डिपॉजिट कर रहा हो, डिपॉजिट कर रहा हो, सिल्टिंग, सिल्ट डिपॉजिट हो रहा हो, सिल्ट की डिपॉजिट हो रहा हो, उस टाइप के रिवर को क्या कहते हैं? एग्रेडिंग रिवर। तो एक रिवर किसी टाइम पे इरोड भी करता है और फिर कहीं पे जाके उसको डिपॉजिट भी करता है। तो जहां पे डिपॉजिट कर रहा है वहां पे वो रिवर टाइप क्या कहलाता है? एग्रेडिंग। और जिस लोकेशन पे वो रिवर डिग्रेड कर रहा है, मतलब सिल्टिंग कर रहा है, सिल्ट को इरोड कर रहा है, उस रीजन पे वो रिवर क्या कहलाता है? डीग्रेडिंग। तो एग्रेडिंग टाइप रिवर हमेशा पूछते हैं क्वेश्चन में, एग्रेडिंग टाइप रिवर इज अ सिल्ट डिपोजिटिंग रिवर, सिल्ट इरोडिंग रिवर, नॉर सिल्टिंग नॉर स्कोरिंग रिवर, किस टाइप का रिवर है? तो याद रखना, एग्रेडिंग टाइप रिवर हमेशा डिपोजिट रिवर होता है। डिग्रेडिंग में सिल्टिंग होती है, स्कोरिंग होती है, मतलब यहाँ से सिल्ट को उठाता है और यहाँ पे डिपोजिट करता है। डिग्रेडिंग जहाँ पे रीजन होता है रिवर का, वहाँ से स्कोरिंग करेगा, सिल्ट को उठाएगा, और जहाँ पे एग्रेडिंग होगा वहाँ पे डिपोजिट करेगा। तीसरा होता है स्टेबल, नीदर सिल्टिंग, नीदर सिल्टिंग नॉर स्कोरिंग, ना तो यहाँ पे सिल्टिंग कर रहा है, ना तो यहाँ से इरोड कर रहा है, और ना ही यहाँ पे डिपॉजिट कर रहा है। उस रीजन में क्या कहलाता है? स्टेबल चैनल या स्टेबल रिवर। नेक्स्ट आता है ब्रेडेड।
ये ब्रेडेड का डायग्राम है। तो ये डायग्राम किसका है? ये डायग्राम है एग्रेडिंग का और ये डायग्राम है डिग्रेडिंग का। एग्रेडिंग में क्या कर रहा है? ये इरोड, सॉरी डिपोजिट। तो पहले जो था ओरिजिनल ऐसा था, डिपोजिट होकर इसका बेड लेवल ऐसा बना दिया, ठीक है। तो ये डिपोजिशन कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है? स्कोरिंग कर रहा है। तो जो ओरिजिनल था वो ऐसा था, लेकिन इरोड करके ओरिजिनल लेवल अब नया लेवल ये कर दिया, ठीक है। तो ये स्कोरिंग हो गया। ब्रेडेड में क्या होता है कि जब फ्लो का पाथ कई सारे पार्ट में बट जाए, ऐसे कई सारे पार्ट में बट रहा है, दो या दो से ज्यादा पार्ट में, और बीच बीच में आइलैंड हो, छोटा छोटा आइलैंड हो, इसको बोलते हैं ब्रेडेड पोर्शन। तो जब रिवर एंड होने से पहले का जो रीजन आता है उसमें ब्रेडेड पोर्शन में कन्वर्ट हो जाता है। और लास्ट होता है डेल्टाइक, जब रिवर ओशन से मिलने वाला होता है उससे पहले वो अपने आप को कई सारे पार्ट्स में बांट लेता है, जिसको बोलते हैं डेल्टा। आप सभी ने सुना होगा सुंदरबन डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा रीजन, तो जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो उसमें क्या होता है? रिवर कई सारे पार्ट में बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास डिपॉजिट करने को इतना मटेरियल होता है कि वो डिपॉजिट कर करके आइलैंड बनाना शुरू कर देता है, और इसलिए रिवर का फ्लो कई भागों में बढ़ जाता है। तो ये था टोटल फ्लो पाथ एक रिवर का शुरू से लेकर एंड तक। अब आप ही सोचिए कि हमें अगर डैम कंस्ट्रक्ट करना है या फिर वियर बैराज कंस्ट्रक्ट करना है, तो कौन सा रीजन सबसे सेफ रहेगा? क्योंकि बाउल्डर या रॉकी रीजन में वेलोसिटी इतना ज़्यादा होता है, इरोजन इतना ज़्यादा होता है कि उस टाइम पे हमें हमारे पास वाटर की क्वांटिटी भी ज़्यादा नहीं होती है, और वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से इरोजन का भी समस्या ज़्यादा होता है। तो इन दोनों रीजन में तो हम कन्वर्ट यूज़ कर ही नहीं सकते, या फिर यहाँ पे तो हम बना ही नहीं सकते। अगर हम डेल्टा रीजन में जाएंगे तो वाटर की फ्लो इतनी कम हो जाती है, वाटर का अमाउंट इतना कम हो जाता है कि वो एकदम सुस्त पड़ जाता है, तो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं। तो बेस्ट क्या होता है इसका? यंग एज, जहाँ पे ये यंग होता है रिवर, उसके पास मैक्सिमम वाटर होता है, मैक्सिमम ताकत होती है, तो ये कहलाता है थ्रो स्टेज, मतलब रिवर ऑन एलुवियल प्लेन का जो थ्रो स्टेज है वो स्टेज, ठीक है। दिस इज कॉल्ड थ्रो स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ वी नॉट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ चैनल, इट्स स्टिल सपोर्टिंग पावर। कनेडी ने क्या दिया? एक फॉर्मूला दिया उन्होंने। अच्छा, कनेडी की थ्योरम से कई सारे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन पूछता है कि कनेडी हमारे पंजाब पीडब्ल्यूडी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे 1865 के अप्रोक्सीमेट, 1895, 1895 के अप्रोक्सीमेट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे पंजाब पीडब्ल्यूडी में। उन्होंने क्या किया? एक रिवर जो स्टेबल रिवर कंडीशन में था, नीदर सॉल्टिंग नीदर सिल्टिंग नॉर स्कोरिंग, कुछ भी नहीं हो रहा था, उसको उन्होंने एनालाइज किया कि इसमें कोई सिल्टिंग भी नहीं हो रही है, कोई स्कोरिंग भी नहीं हो रही है। तो ऐसा क्या हो रहा है इस रिवर में जिसकी वजह से ये दोनों नहीं हो रहा है? उनको उन्होंने एनालाइज किया और लास्ट में एक इंपेरिकल फार्मूला दे दिया कि अगर आप अपने कैनाल को जो आप डिजाइन कर रहे हो उसकी वेलोसिटी को इतना रखते हो तो उसमें सिल्टिंग और स्कोरिंग नहीं होगी, ठीक है। यही कनेडी ने प्रपोज किया। अब कनेडी ने जो प्रपोज किया, क्वेश्चन में क्या आता है कि उन्होंने कौन सा रिवर पर एक वर्क किया था, तो ये रिवर का नाम पूछते हैं क्वेश्चन में। तो रिवर का नाम था अपर बारी डोआब कैनाल, डोआब कैनाल। ये कैनाल था जिस पे उन्होंने स्टडी किया और इंपिरिकल इक्वेशन प्रपोज किया। ये क्वेश्चन में आया हुआ है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। अपर बारी डोआब कैनाल था, और 30 ईयर से या इससे ज़्यादा उन्होंने डेटा एस्टिमेट किया और उससे उन्होंने फॉर्मूला डिराइव किया। उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया था कि क्रिटिकल वेलोसिटी आप फाइंड कर सकते हो, या फिर क्रिटिकल वेलोसिटी अगर आप वाटर की वेलोसिटी को रखते हो तो सिल्टिंग और स्कोरिंग दोनों ही नहीं होगी। उन्होंने फॉर्मूला दिया कि 0.55 y रेज टू पावर 0.64, ये अगर आप रखते हैं, ये उन्होंने इक्वेशन डिराइव किया था यहाँ पे अपर बारी डोआब कैनाल से। और बाद में उन्होंने इस फॉर्मूले को यहाँ पे एक फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ अपर बारी डोआब कैनाल के लिए एप्लीकेबल था। उन्होंने कहा कि ये फॉर्मूला सभी कैनाल के लिए एप्लीकेबल करना है, तो हमें यहाँ पे एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिसका उन्होंने नाम दिया एम, जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सॉइल प्रेजेंट इन द सराउंडिंग और द फाउंडेशन, यू कैन इंट्रोड्यूस द वैल्यू फैक्टर ऑफ, ठीक है। तो ये उन्होंने फाइनल फार्मूला दिया। अब उन्होंने एक और कहा कि सिल्ट सपोर्टिंग पावर जो होगी एक कैनाल की, या डिजाइन जो कर रहे हैं उस कैनाल की, उसका फार्मूला उन्होंने दिया कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके विड्थ के। और फार्मूला उन्होंने क्या दिया कि सिल्ट सपोर्टिंग पावर इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू वी नॉट रेज टू पावर 0.25। तो फाइनली जो आप अगर आप इन्वर्सली प्रपोर्शनेट करोगे तो ये आता है वी नॉट रेज टू पावर 5/2, ठीक है। मतलब अप्रोक्सीमेट वी रेज टू पावर 2.5 के बराबर आता है कि ये क्रिटिकल वेलोसिटी का रेज टू पावर 2.5 ये रेशियो होगा सिल्ट सपोर्टिंग पावर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये टाइप ऑफ फॉल से क्वेश्चन है कि मोंटेग्यू टाइप फॉल्ट में क्या अलग है। मोंटेग्यू टाइप फॉल जो होता है कैनाल फॉल कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं? जहाँ पे हमें एनर्जी को डिसिपिएट करना होता है। मतलब मान लो कैनाल ऐसे आ रहा है, ऐसे हमने अलाइन किया है,
या फिर हमने कुछ स्लोप में असाइन किया, मान लो कैनाल का जो हमने स्लोप रखा है वो कुछ ऐसा रखा है, ठीक है, और एक्चुअल ग्राउंड जो है वो ऐसे आ जाए, तो यहाँ पे आपको ड्रॉप मिलेगा। अब कैनाल तो ऐसे ही जा रहा था, तो आपको यहाँ पे ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल तो ग्राउंड यहाँ पे नीचे है ही नहीं। तो यहाँ पे हम फॉल क्रिएट करते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉल क्रिएट करेंगे वाटर की एनर्जी को डिसिपिएट करने के लिए। दिस इज कॉल्ड कैनाल फॉल। तो अब जिस टाइप से हम एनर्जी वाटर को फॉल करवाते हैं उसके आधार पे कैनाल के फॉल है कई सारे टाइप। तो मॉन्टेग्यू टाइप फॉल के बारे में पूछा है कि ये कैसे अलग है, तो ये क्या है, वर्टिकल ग्लेसिस, वर्टिकल ग्लेसिस टाइप फॉल। तो इसका एडवांसमेंट है मॉन्टेग्यू टाइप फॉल्स। वर्टिकल ग्लेसिस में क्या हो रहा है, वाटर आ रहा है, और ये स्ट्रेट ग्लेसिस या फिर स्ट्रेट ग्लेसिस, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ग्लेसिस टाइप फॉल। इसमें क्या हो रहा था, वाटर यहाँ से इम्पैक्ट होके और यहाँ पे इसकी एनर्जी डिसिपेट हो रही थी। इसमें क्या देखा गया कि वर्टिकल कंपोनेंट के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे काफी इम्पैक्ट आ रहा है। तो इसको उन्होंने स्मूथ करने के लिए, इस इम्पैक्ट को और कम करने के लिए मॉन्टेक्यू ने क्या किया, अपना प्रोफाइल को वर्टिकल की जगह या फिर स्ट्रेट की जगह उन्होंने पैराबोलिक बना दिया। आप दोनों प्रोफाइल में अंतर देख सकते हो। इसी को चेंज करके इस प्रोफाइल को उन्होंने स्ट्रेट से पैराबोलिक बना दिया, पैराबोलिक, इसीलिए उसका नाम, और ये मोंटेक्यू ने दिया था, इसलिए इसका नाम है पैराबोलिक प्रोफाइल और मोंटेक्यू पैराबोलिक प्रोफाइल। तो ये स्ट्रेट ग्लेसिस फॉल का ही एडवांस्ड वर्जन है, मॉडिफाइड वर्जन है, जिसमें उन्होंने पैराबोलिक प्रोफाइल यूज किया। इससे क्या पाया गया कि एनर्जी डिसिपेशन में काफी हेल्प मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे पैराबोलिक और यहाँ पे एक जंप क्रिएट हो रहा है, तो इस जंप की वजह से एनर्जी का लॉस ज्यादा हो रहा है, जो कि यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा था जंप, ठीक है। तो कौन सा प्रोफाइल है, पैराबोलिक प्रोफाइल। दिस इज अ पैराबोलिक ग्लेसिस, जो स्ट्रेट ग्लेसिस था उसको उन्होंने पैराबोलिक ग्लेसिस कर दिया। तो दिस इज व्हाट मोंटेक्यू टाइप फॉल इज। नेक्स्ट, डिफिशिएंट ऑफ सेडिमेंट इन फ्लोइंग वाटर में कॉज अ रिवर। अभी हमने पढ़ा कि अगर किसी फ्लोइंग वाटर में डिफिशियंसी है सेडिमेंट की, मतलब सिल्टिंग नहीं हो रही है, तो वो क्या कहलाता है। तो देखो अभी हमने पढ़ा कि एग्रेडिंग टाइप क्या होता है, डिपॉजिट वाला कंडीशन, जिसमें सिल्ट को डिपॉजिट किया जाता है, और डिग्रेडिंग क्या होता है, जिसमें स्कोरिंग की जाती है, सिल्ट को कलेक्ट किया जाता है। तो कह रहे हैं डिफिशियंट, तो डिफिशियंट कब होगा, जब स्कोरिंग कर रहा होगा, जब उसके पास सिल्ट नहीं होगी तभी तो स्कोरिंग करेगा। तो ये हो गया डिग्रेडिंग टाइप, ठीक है। यहाँ से डिपॉजिट कर रहे हैं, क्यों स्कोरिंग कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसके पास सिल्ट नहीं है, तो यहाँ पे स्कोरिंग करेगा और एग्रेडिंग में जाके डिपॉजिट कर देगा, ठीक है। मेंटरिंग किसको बोलते हैं, जब रिवर अपना शेप ऐसे 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 एस शेप का बनाने लगे, उसको बोलते हैं मेंटरिंग टाइप रिवर। हम आगे क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देखेंगे इसको। नेक्स्ट है टरबाइन सुटेबल फॉर लो हेड एंड हाई फ्लो रेट। देखिए टरबाइन के जनरली फ्लो के आधार पे और हेड के आधार पे डिफाइन किया गया है अलग अलग, कि कौन सा टरबाइन यूज करना चाहिए। मैं चलता हूँ एक डायग्राम पे, देखिए हाई हेड टरबाइन क्या होता है, जिसमें डिस्चार्ज कम हो, डिस्चार्ज लेस हो, और हेड ज़्यादा हो, मतलब कि वाटर का जो कलेक्शन है वो काफ़ी हाइट पे हो रहा है, और नीचे जो हमने टरबाइन लगाया वो काफ़ी हाइट पे है। मतलब यहाँ पे क्यू की वैल्यू तो लेस है, लेकिन एच की वैल्यू काफ़ी ग्रेटर है, और यहाँ पे हमने टरबाइन लगाया है, ठीक है, टरबाइन का ब्लेड लगा रखा है। तो अगर क्यू ज़्यादा हो और सॉरी क्यू कम हो और हेड ज़्यादा हो, तो उसको बोलते हैं हाई हेड टरबाइन। जनरली इसके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, पेल्टन व्हील, पेल्टन व्हील, जो कि एक इम्पल्स टरबाइन है, जो कि एक इम्पल्स टरबाइन है, ठीक है। अभी तक जो जनरली यूज किया गया है, इन पर्टिकुलर पेल्टन व्हील हैज बीन सो फार यूज्ड अंडर हाईएस्ट हेड ऑफ 1770 मीटर। आप देख सकते हैं यहाँ अभी तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड क्या है, 1770 मीटर के केस में भी पेल्टन व्हील को यूज किया गया है। दूसरा होता है मीडियम हेड। मीडियम हेड में क्या है, डिस्चार्ज थोड़ा बढ़ रहा है लेकिन हेड भी मीडियम है, ठीक है, थोड़ा डिस्चार्ज भी बढ़ा, थोड़ा हेड भी कम हुआ, बीच का जो रास्ता है। तो इसमें हेड कहाँ से कहाँ तक होता है, 60 to 250 मीटर। तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि h इज ग्रेटर देन 250 मीटर, तो इसको बोलते हैं हाई हेड। इफ h इज 60 to 250 मीटर देन इट इज कॉल्ड मीडियम हेड। तो मीडियम हेड के लिए कौन सा होता है, मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन, इसके लिए यूज होता है मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन। और तीसरा होता है लो हेड, अगर हेड की वैल्यू 60 मीटर से कम हो, लेस देन 60 मीटर, तो इस केस में हम कौन सा यूज करते हैं, बट इसमें डिस्चार्ज काफी होगा, याद रखना इसमें डिस्चार्ज काफी होता है बट हेड कम होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, कैपलान, कैपलान एंड प्रोपेलर टरबाइन हम यूज करते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे कि लो हेड है और हाई डिस्चार्ज है। तो लो हेड के लिए हमने कौन सा डिस्कस किया यहाँ पे, कैपलान टरबाइन या फिर प्रोपेलर टरबाइन। तो कैपलान टरबाइन यहाँ पे ऑप्शन है, कैपलान टरबाइन। और ये कहाँ पे यूज करते हैं, मीडियम में, ये कहाँ पे यूज करते हैं, हाई में, ठीक है। ओके नेक्स्ट चलते हैं, द मेन ओवरटर्निंग फोर्स ऑफ ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम है, ग्रेविटी डैम
और ये यहाँ इसका HFL है रिवर का। तो ये वाटर पूरा फुल है, तो ओवर टर्निंग बोल रहा है, तो ये ओवर टर्निंग ये टो के थ्रू होता है। तो टो पे सबसे ज़्यादा प्रेशर कौन जनरेट करेगा? अभी चूंकि ग्रेविटी है तो नीचे वेट इसके नीचे की तरफ लगेगा, तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट प्रेशर होता है किसका होता है? वाटर का। और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है उसका? ट्रायंगुलर। ठीक है, तो ये होता है वाटर प्रेशर की वजह से। दिस इज ड्यू टू वाटर प्रेशर। नेक्स्ट है आउटलेट डिस्चार्ज फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप इज गिवन बाई। तो आउटलेट फैक्टर क्या होता है? अभी हमने देखा था कैनाल का पूरा चिट्ठा, कैनाल कहाँ से जनरेट होता है और कौन कौन से एलिमेंट्स को क्या क्या कहते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ड्यूटी पूछते हैं कि ड्यूटी एट डिफरेंट लोकेशंस, सभी लोकेशन पे क्या होता है। स्टार्ट करते हैं हम मेन कैनाल से और वाटर कोर्स से लेके फील्ड तक ड्यूटी कहाँ पे ज़्यादा होता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ड्यूटी बढ़ता जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ड्यूटी ऑफ अ वाटर एट हेड ऑफ द माइनर विल बी लेस देन द ड्यूटी एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ड्यूटी बढ़ेगा। तो आपसे कंपेरिजन में पूछते हैं कि ड्यूटी एट द हेड और द वाटर कोर्स इज लेस देन और ग्रेटर देन ड्यूटी एट द मेन कैनाल। तो हमेशा ज़्यादा ही होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पाथ पे वैसे वैसे ड्यूटी बढ़ता जाएगा। ड्यूटी कुछ नहीं है, ड्यूटी है give for a given discharge what is the irrigation capacity of the given discharge। तो जो भी हमने मान लो 1 मीटर क्यूब अगर वाटर सप्लाई करते हैं तो वो 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड का डिस्चार्ज कितने एरिया को इरिगेट कर सकता है, दिस इज व्हाट ड्यूटी इज। तो द ड्यूटी एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स इज कॉल्ड आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर। अब ड्यूटी कहाँ पे? वाटर कोर्स पे, मतलब फील्ड से जस्ट पहले वहां पे जितनी ड्यूटी होगी वहां पे 1 मीटर क्यूब की जितनी कैपेसिटी होगी वाटर को इरिगेट करने की, क्योंकि वाटर लॉस होता है ना, एनर्जी का लॉस होता है कन्वेंस में, इसीलिए ड्यूटी घटता जाता है क्योंकि वाटर की एनर्जी घट रही है। उसको बोलते हैं आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर। अब आता है क्वेश्चन पे कि आउटलेट डिस्चार्ज फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप इज गिवन बाय एरिया अपॉन आउटलेट फैक्टर। जब उसको पर यूनिट एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या कहलाता है? आउटलेट डिस्चार्ज। एरिया डिवाइड बाय आउटलेट फैक्टर इज कॉल्ड आउटलेट डिस्चार्ज। नेक्स्ट है रोडवे विड्थ फॉर नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे। तो एज पर IRC 86, IRC कोड है 86 1983 है मेरे हिसाब से, इसमें आपको सारी वैल्यू ज्योमेट्रिक डिजाइन से रिलेटेड मिल जाएगी। ठीक है, तो आप रेफरेंस के लिए वहां पे देख सकते हैं। तो मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, शायद मैंने इंक्लूड किया, यस मैंने इंक्लूड किया है। अब देखिए यहाँ पे कैरिज वे की विड्थ है यहाँ पे सिंगल लेन के लिए 3.5, 2 लेन विदाउट रेज कर्व, तो रेज्ड कर्व नहीं है तो 7 मीटर, रेज्ड कर्व के साथ 7.5 मीटर। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? स्टेट हाईवे पूछा है, नेशनल हाईवे पूछा है और 2 लेन रोड पूछा है। 2 लेन रोड में कौन सा कंडीशन है वो नहीं पूछा उन्होंने कि रेज्ड कर्व है या विदाउट रेज्ड कर्व है, क्योंकि विदाउट रेज्ड कर्व के लिए 7 है और विद रेज्ड कर्व के लिए 7.5 है। तो 7.5 यहाँ पे आंसर हो सकता है क्योंकि 7 ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पे नहीं है, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं ये डायरेक्टली IRC 86 1983 कोड से आप वैल्यू उठा सकते हो हर ज्योमेट्रिक डिजाइन की हर एक एलिमेंट्स के लिए। नेक्स्ट है लॉन्ग द हॉरिजॉन्टल कर्व इफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मान लीजिए ये स्ट्रेट रोड है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर्व है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ एक्ट होता है और जो वेट है, तो अगर हम इसको ऐसे बनाएं, ये व्हीकल है, वेट नीचे की तरफ आ रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, तो कह रहा है कि और यहाँ पे फ्रिक्शन लगता है व्हील के पास, यहाँ पे फ्रिक्शन लगता है इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये थीटा एंगल। तो कह रहा है कि देखो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को दो चीज़ों से कंबाइन किया जाता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था E प्लस एफ, दो चीज़ों से काउंटरैक्ट करते हैं। पहला फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट बिटवीन टायर एंड द रोड एंड सेकेंड इज एलिवेशन। अब कह रहा है कि अलोंग हॉरिजॉन्टल कर्व इफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सीड्स द लेटरल फ्रिक्शन, तो दो कंडीशन होगी। अगर लेटरल फ्रिक्शन को एक्सीड करेगा तो क्या होगा? ये बॉडी स्किड होकर यहाँ आ जाएगा, अगर ये स्किड हुआ तो ये स्किडिंग कहलाता है। और अगर इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके CG का जो मोमेंट है, इसके CG के थ्रू जो मोमेंट है वेट का, वेट टाइम्स W/B/2 से एक्सीड हुआ तो ये क्या हो जाएगा? ओवरटर्न हो जाएगा। हो जाएगा ओवरटर्न। इफ P इज ग्रेटर देन F, then it is causing skidding, and if P is greater than WB/2 then it is calling overturning, क्योंकि अब CG का मोमेंट, P का मोमेंट कितना होगा? P/H, और इस वेट का मोमेंट कितना है? W इंटू P/2, जो बेस वेट है, तो ये B/2, तो W इंटू B/2। जब ये वैल्यू या फिर P इज ग्रेटर देन WB/2H से ज़्यादा हो जाता है, उस समय क्या होता है? ओवरटर्निंग होता है।
ठीक है, तो ओवरटर्निंग कंडीशन के लिए है। तब इस केस में क्या पूछा है, सिर्फ और सिर्फ प्रिडिक्शन, तो एस्केडिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग व्हीकल ड्यूरिंग परसेप्शन एंड ब्रेक रिएक्शन इज टाइम इज नोन एज। देखिए जब एसएसडी फाइंड करते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, तो दो प्रकार के डिस्टेंस को लेते हैं। पहला होता है लैग डिस्टेंस और दूसरा होता है ब्रेकिंग डिस्टेंस। क्योंकि सिचुएशन को देख के पहले हमें पीआईवी थियरी के आधार पे पहले सिचुएशन को समझते हैं, उसके बाद हम रिएक्शन अप्लाई करते हैं ब्रेक लगाने का। तो पीआईवी थियरी में क्या है, परसेप्शन, इंटलेक्शन, इमोशन एंड वायलेशन। इसमें जो टाइम लगता है रिएक्शन टाइम 2.5 सेकंड के आसपास होता है एज पर आईआरसी। तो इस टाइम में रिएक्शन टाइम के अंदर में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है व्हीकल उसको बोलते हैं लैग डिस्टेंस। और एक बार जब हमने ब्रेक अप्लाई किया उसके बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है रुकने से पहले उसको बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। सो दिस इज द समेशन ऑफ दीज टू थिंग्स। अब क्या बोला क्वेश्चन में, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग व्हीकल ड्यूरिंग परसेप्शन एंड ब्रेक रिएक्शन। तो ये रिएक्शन टाइम ही पूछ रहा है बेसिकली, परसेप्ट करने में और ब्रेक की रिएक्शन अप्लाई करने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, लैग डिस्टेंस, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट है द वैल्यूज ऑफ रूलिंग ग्रेडियंट इन प्लेन एज पर आईआरसी। रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल में रोड की स्लोप क्या होगी। एक होती है क्रॉस प्रोफाइल की रोड का क्रॉस स्लोप क्या है ड्रेनेज के लिए, और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल की आगे की तरफ लेंथ की तरफ उसकी स्लोप कितनी है ड्रेनेज के लिए, तो उसको बोलते हैं रूलिंग ग्रेडियंट। अब रूलिंग ग्रेडियंट, मिनिमम ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट और मैक्सिमम ग्रेडियंट, ये कई सारे क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पे पूछा है रूलिंग ग्रेडियंट प्लेन एरिया में। प्लेन एरिया कब बोलते हैं, जब क्रॉस स्लोप की वैल्यू 0 से लेकर 10% हो। 10 to 25 रोलिंग ग्रेडियंट, 25 to 60 माउंटेन टेरन और ग्रेटर देन 60 स्टीप टेरन। तो अगर स्लोप की वैल्यू 0 to 10% है तो रूलिंग ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी है एज पर आईआरसी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वैल्यू है एज पर आईआरसी टेरन क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे प्लेन टेरन के लिए पूछा है और रूलिंग ग्रेडियंट पूछा है, तो ये कितना है 3.3%। तो ये परसेंटेज के फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इस फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 1/33। तो अप्रोक्सीमेट आंसर है 1/30। ठीक है, तो परसेंटेज को हमने कन्वर्ट कर दिया 3.3 को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी वैल्यू, रूलिंग ग्रेडियंट, ये लिमिटिंग ग्रेडियंट है और ये एक्सेप्शनल ग्रेडियंट है। रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है कि वो ग्रेडियंट जो हम नॉर्मली प्रोवाइड करते हैं रोड पे। ठीक है, लिमिटिंग ग्रेडियंट क्या होता है कि किसी सिचुएशन कारण बस हम अगर रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड नहीं कर सकते, ज्यादा ग्रेडियंट प्रोवाइड करना है, तो मैक्सिमम आप इस पॉइंट तक जा सकते हो। मैक्सिमम आप एक्सेप्शनल कंडीशन में कुछ डिस्टेंस के लिए आप ये स्लो प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि ये डिस्कम्फर्ट होगा बाइसिकल के लिए, पैदल के लिए, उनके लिए इसके लिए लिमिट होती है। और लास्ट होता है एक्सेप्शनल, कि बहुत ही एक्सेप्शन कंडीशन में, जैसे हिली एरियाज में हम डिजाइन कर रहे हैं रोड को, उस कंडीशन में हम ये इसके लिए जाते हैं, इसलिए इसका नाम है एक्सेप्शनल। बट इसकी रीच 100 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसके बाद एक फ्लैट ग्रेडियंट आना चाहिए, फिर ऐसा स्लोप आ सकता है या ऐसा स्लोप आ सकता है। तो इसके लिए क्या है, इसको बोलते हैं एक्सेप्शनल। तो ये हिली एरियाज में होते हैं। दिस इज द रूलिंग मीन्स डिजाइन। नॉर्मली हम रोड को इस स्लोप के लिए, मैक्सिमम इस स्लोप के लिए डिजाइन करते हैं। ये अगर ये प्रोवाइड नहीं हो सकता किसी कारणवश तो हम ये वाला प्रोवाइड। तो इस तरह से आप डिफरेंट सिनेरियो के लिए यहाँ से देख सकते हैं। एक क्वेश्चन पे चलते हैं। एब्रेशन टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड। तो एग्रीगेट के टेस्ट के बारे में पूछा है। जनरली टेस्ट के बारे में एग्रीगेट को पूछते ही है क्वेश्चन में। अब आपको ये याद रखना है सिर्फ कि कौन सा टेस्ट से क्या इवेल्युएट करते हैं। हार्डनेस टेस्ट के लिए 3 टेस्ट होते हैं, लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट, डॉली एब्रेशन टेस्ट एंड डेबल। ये तीनों होते हैं हार्डनेस के लिए। ठीक है, एब्रेशन टेस्ट बोलते हैं इसको। इससे हम हार्डनेस फाइंड करते हैं बेसिकली। इससे हम क्या फाइंड करते हैं, हार्डनेस। ठीक है, तो यहाँ पे हार्डनेस लिखा हुआ है। स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए कौन सा होता है, क्रशिंग टेस्ट। क्रशिंग टेस्ट स्ट्रेंथ के लिए होता है। टफनेस के लिए कौन सा होता है, इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट, बस इतना आपको याद रखना है। टफनेस के लिए टेस्ट कौन सा होता है, इम्पैक्ट टेस्ट। स्ट्रेंथ के लिए क्रशिंग स्ट्रेंथ, हार्डनेस के लिए एब्रेशन टेस्ट। अब आपसे पूछा एब्रेशन टेस्ट तो हार्डनेस। ठीक है, क्या फाइंड करने के लिए होता है एब्रेशन टेस्ट, हार्डनेस फाइंड करने के लिए। कौन कौन से टेस्ट होते हैं, लॉस एंजलिस, डॉली और डेबल। ठीक है, ये तीन मैंने सभी टेस्ट के बारे में आपको बता दिया। ड्यूरेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, एसिड टेस्ट करते हैं, एसिड टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है द रिजल्ट ऑफ रिंग एंड बॉल टेस्ट ऑन बिटुमिन। तो रिंग एंड बॉल टेस्ट बहुत ही फेमस टेस्ट है जिससे हम सॉफ्टनिंग पॉइंट फाइंड करते हैं। सॉफ्टनिंग पॉइंट क्या होता है कि वो टेम्परेचर, वो मिनिमम टेम्परेचर जिसपे बिटुमिन सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, वो कहलाता है सॉफ्टनिंग पॉइंट। बिकॉज
अगर हम कोई बिटुमिन यूज़ कर रहे हैं ग्राउंड पे तो टेम्परेचर जो उसकी सॉफ्टनिंग टेम्परेचर है, एक्चुअल टेम्परेचर या फिर सराउंडिंग टेम्परेचर उससे 5 या 10 डिग्री कम ही होनी चाहिए, अदरवाइज वो क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर जो बॉन्डिंग है वो छूट जाएगी। रिंग एंड बॉल टेस्ट में कैसे होता है आपको दिखाता हूँ मैं। ये डायग्राम है रिंग एंड बॉल टेस्ट का। तो ये फ्लास्क होता है या फिर कंटेनर है जिसमें वाटर होता है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिंग है, ये चारों तरफ रिंग होता है ऐसे, इसमें हम जो बिटुमिन का लेयर है वो फिल करते हैं और उसके ऊपर एक बॉल रख देते हैं। ठीक है, तो अभी बॉल टिका रहता है क्योंकि इसमें बिटुमिन की लेयर है, और फिर इसको हीटअप शुरू करते हैं। इसके बीच की डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस होती है 2.54 सेंटीमीटर। और हम टेम्परेचर नोट करते हैं कि वो कौन सा टेम्परेचर जब ये बॉल इसको पेनिट्रेट करके यहाँ से, अर्लियर कहाँ पे था, यहाँ पे था, कि ये पेनिट्रेट करके यहाँ पे आ जाए, तो आपको वो इस तरह से बिटुमिन के साथ आता हुआ दिखेगा। और वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, सॉफ्टनिंग टेम्परेचर। इसी का नाम है रिंग एंड बॉल टेस्ट। और ये क्या टेस्ट करता है, सॉफ्टनिंग पॉइंट। जनरली बिटुमिन का 35 टू 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में सॉफ्टनिंग पॉइंट आता है। तो क्या कह रहा है कि ये रिजल्ट किस टर्म में देता है, तो टेम्परेचर के टर्म में, क्योंकि ये सॉफ्टनिंग टेम्परेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ व्हीकल मूविंग इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन ऑन अ रोडवे, कह रहा है कि नंबर ऑफ व्हीकल एक डायरेक्शन में जो पास कर रहा है गिवन पॉइंट, फ्रॉम ए गिवन पॉइंट ड्यूरिंग द स्पेसिफिक यूनिट ऑफ टाइम, इसको क्या बोलते हैं, ट्रैफिक वॉल्यूम बोलते हैं, व्हीकल पर आवर, कि एक घंटे या एक मिनट में, जनरली हम आवर ही लेते हैं, तो एक डे में, 1 डे में या 1 आवर में या 1 मिनट में या 1 सेकंड में कितने व्हीकल पास हो रहा है एक फिक्स पॉइंट से, उसको बोलते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम। ट्रैफिक डेंसिटी क्या बोलते हैं कि 1 किलोमीटर में कितनी ट्रैफिक प्रेजेंट है फॉर ए गिवन टाइम, एक समय पे, उसको बोलते हैं ट्रैफिक डेंसिटी। ट्रैफिक कैपेसिटी क्या होता है कि एबिलिटी ऑफ द रोड टू अकोमोडेट ट्रैफिक और अकोमोडेट व्हीकल्स। तो इसकी यूनिट क्या होती है, व्हीकल पर आवर पर लेन, कि एक लेन में एक घंटे में कितना व्हीकल को रोड अकोमोडेट कर सकता है, तो ये कैपेसिटी है, इसकी कैपेसिटी कहलाती है। कि वॉल्यूम अगर मान लो या में से ज़्यादा होना चाहिए वॉल्यूम से, वॉल्यूम है अगर किसी की 100 व्हीकल, रोड की वॉल्यूम है 100 व्हीकल पर आवर, तो कैपेसिटी इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज जैम लगेगा उसमें। तीसरा होता है बेसिक कैपेसिटी, इसको बोलते हैं थियोरेटिकल कैपेसिटी, कि सब कुछ आइडियल कंडीशन हम मान के चले, आइडियल व्हीकल कंडीशन, आइडियल रोड कंडीशन, आइडियल ट्रैफिक कंडीशन, उस कंडीशन में जितनी कैपेसिटी होगी रोड की उसको कहता है वो, ये बेसिक कैपेसिटी होता है। दूसरा होता है प्रैक्टिकल कैपेसिटी, प्रैक्टिकली जो होता है कैपेसिटी जितना रोड का, वो होता है प्रैक्टिकल कैपेसिटी। ये थियोरेटिकल कैपेसिटी और ये दूसरा होता है प्रैक्टिकल कैपेसिटी। तो इसका आंसर हो गया ट्रैफिक वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोड साइन। रोड साइन के क्वेश्चन आते हैं जनरली, तो रोड साइन को किस क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया, हम एक बार देखते हैं कि रोड पे जो साइंस लगे होते हैं वो साइन कैटेगरी कितने हैं। तो कोई भी जो साइन है वो इन 3 कैटेगरी के अंदर ही आता है। पहला कैटेगरी है मैंडेटरी या फिर रेगुलेटरी साइन, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर लॉ एंड रेगुलेशंस ये होते हैं, तो इसको बोलते हैं मैंडेटरी एंड रेगुलेटरी, इसको ब्रेक करने पे ऑफेंस माना जाता है। ठीक है, तो ये जो मैंडेटरी साइन होते हैं या रेगुलेटरी साइन होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं, उसको हमें फॉलो करना ही करना है, उसको ब्रेक करने पे फाइन या फिर जुर्माना होता है। ठीक है, दूसरा होता है कॉशनरी साइन या फिर वार्निंग साइन। इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है सिर्फ वार्न करने के लिए कि आगे कुछ जंप है, आगे ब्रेकर है, आगे स्कूल है, आगे टर्न है, वार्निंग के लिए कि भाई आगे सिचुएशन थोड़ा डेंजरस है, नॉर्मल नहीं है, उसको इन्फॉर्म करने के लिए होता है, मतलब उसको बताने के लिए होता है वार्निंग साइन। और एक होता है इन्फॉर्मेटरी साइन, जस्ट टू इन्फॉर्म द रोड यूजर कि क्या आगे क्या है, इतना किलोमीटर पे ये है, इतने किलोमीटर पे ये है, बस इस चीज़ को इन्फॉर्म करने के लिए इन्फॉर्मेटरी साइन का यूज होता है। क्वेश्चन में साइन से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, पहला क्वेश्चन आता है कि आपको साइन का नाम दे देगा, बोलेगा बताओ ये कौन से कैटेगरी में इन तीनों में से फॉल करता है, मैंडेटरी में है, कॉशनरी में है या वार्निंग में है। इसको आप सोच के ही बता सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो स्टॉप साइन, गिव वे साइन, वन वे साइन, राइट टर्न प्रोहिबिटेड, यू टर्न प्रोहिबिटेड, ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, कंपलसरी, कीप लेफ्ट, स्पीड लिमिट एंड हॉर्न, ये सब क्या आते हैं, मैंडेटरी साइन में आते हैं, मतलब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर आते हैं, इसको ब्रेक करने पे फाइन होता है। ठीक है, तो ये हो गया मैंडेटरी साइन के एग्जांपल्स। तो एग्जामिनेशन में या तो आपको नाम से पूछ लेगा कि स्टॉप साइन कौन से कैटेगरी में फॉलो होता है, गिव वे साइन कौन से कैटेगरी में फॉलो होता है, या फिर आपसे इसका शेप पूछ लेगा या फिर कलर पूछ लेता है कि स्टॉप साइन का शेप क्या होता है, हेक्सागोन होता है, ऑक्टागोन होता है, पेंटागोन होता है, ट्रायंगल होता है, सर्कल होता है। और दूसरा कि इसकी बैकग्राउंड कैसी होती है, इसका ये कलर क्या होता है,
और जो फॉन्ट लिखा होता है उसका कलर क्या होता है। तो साइंस से बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक नाम से पूछेंगे कौन से कैटेगरी में है, दूसरा उसका शेप, तीसरा उसका कलर। तो आप समझ गए, ये था मैंडेटरी साइन में। ये है दूसरा वाला है वार्निंग साइन। तो वार्निंग साइन ये है। इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ वार्निंग मिल रही है हमें कि आगे कुछ होने वाला है, आप सतर्क हो जाओ। तो राइट हैंडेड कर्व, हेयर पिन बैंड, स्टीप एसेंट, नैरो रोड, नैरो ब्रिज, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, गैप इन मीडियन, मेजर रोड अहेड, मेन एट वर्क। तो ये सब क्या हो गया, वार्निंग साइन हो गया। इसमें हम सिर्फ इन्फॉर्म कर रहे हैं, कोई फाइन नहीं है। और लास्ट है इन्फॉर्मेटरी साइन, जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए है। जैसे कि ये डायरेक्शन है, आगे यहाँ जाने के लिए सीधे जाएं, लेफ्ट राइट, जयपुर के लिए इधर, गुड़गांव के लिए इधर। तो ये सब लोकेशन बेस्ड हो गया, ठीक है। चाहे या फिर इन्फॉर्मेशन देगा कि आगे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल लेफ्ट जाए, पेट्रोल पंप के लिए राइट, ईटिंग प्लेस है यहाँ पे, पार्क दिस साइड। तो ये सब क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे कि रोड साइन इंडिकेटिंग नो पार्किंग। अगर यहाँ पे सिर्फ पार्किंग साइन होता, पार्किंग साइन, तो वो होता है इन्फॉर्मेटरी में। लेकिन नो पार्किंग, नो पार्किंग मीन्स आप सोच के बहुत समझ सकते हो कि नो पार्किंग मीन्स स्ट्रिक्ट है, वहां पे हम पार्क करेंगे तो फाइन लगेगा ही लगेगा। तो ये क्या हो गया, ये मैंडेटरी साइन के अंदर आ गया, ठीक है। ये आ गया मैंडेटरी साइन, ठीक है। इस तरीके से आप समझ गए होगे सारा फंडा। आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं मैंने वो भी बता दिया। आप लोग इस तरीके से तैयारी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोजीशन ऑफ बेस कोर्स इन फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट के लेयर्स क्या क्या होते हैं। सबसे नीचे आता है सब ग्रेड, जो कि सॉइल का होता है। उसके बाद होता है सब बेस, फिर आता है बेस, और लास्ट में आता है पेमेंट। ये 4 लेयर होते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट में। और अगर हम बात करें रिजिड पेमेंट की, तो उसमें सिर्फ ये सब बेस नहीं आता, उसमें सब ग्रेड, बेस एंड पेमेंट रिजिड पेमेंट में। और ये हो गया फ्लेक्सिबल पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट मतलब बिटवीन वाला पेमेंट। तो इसके अंदर क्या पूछा है, तो पोजीशन ऑफ बेस कोर्स। तो ये बेस कोर्स का पोजीशन क्या है, पूछा है कि ओवर द सब बेस नहीं, ये बिलो है, तो ये बिलो द सब बेस है, ठीक है। तो बी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि क्रिटिकल लोड पोजीशन इन रिजिड पेमेंट डिजाइन इज टेकन एज। तो क्रिटिकल पोजीशन क्या होती है, तो रिजिड पेमेंट में क्रिटिकल पोजीशन 3 जगह पे होती है। ये मान लो रोड का कोई एक एलिमेंट है, तो 3 रीजन को डिफाइन किया गया, एक ये रीजन, एक इंटीरियर का रीजन, और एक ये रीजन। इसको कहते हैं इंटरनल, इसको कहते हैं एज, और इसको कहते हैं कॉर्नर, ठीक है। ये तीनों पे ही क्रिटिकल कॉम्बिनेशन फाइंड किया जाता है कि तीनों में किसी टाइम पे कौन, कोई भी एक्सीड कर रहा हो, किसी टाइम पे कोई एक्सीड कर रहा होगा। तो लोड कॉम्बिनेशन फाइंड करते हैं और मैक्सिमम कॉम्बिनेशन जिससे हमें वैल्यू मिलती है उसके लिए हम डिजाइन करते हैं रोड को, ठीक है। तो तीनों ही लेते हैं इसमें, इंटीरियर, एज और कॉर्नर। तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, अ ब्रिज हैविंग इट्स फ्लोर सपोर्टेड एट द टॉप ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन अगेन VVI है, ये ब्रिज से क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलरली पूछा जाता है कि टाइप ऑफ ब्रिज किसको बोलते हैं या फिर ब्रिज को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। डेक ब्रिज सबसे पहला होता है डेक ब्रिज। तो ये डेक ब्रिज में क्या है कि ये आपका पिलर है और ये डेक है, फ्लोरिंग है, ठीक है, जिसके ऊपर, इसके ऊपर व्हीकल मूव करेगा, यहाँ पे व्हीकल मूव करेगा। और अगर इसका सुपर स्ट्रक्चर इसके नीचे हमने सपोर्ट कर दिया, मतलब जो इस डेक को सपोर्ट करेगा वो सुपर स्ट्रक्चर अगर इसके नीचे है तो उसको कहते हैं डेक ब्रिज, क्योंकि डेक इसके नीचे है। दूसरा होता है थ्रो ब्रिज। थ्रो ब्रिज में क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर इसका ऊपर होता है, ये डेक है, इसके ऊपर व्हीकल मूव करने वाली है, और जो सुपर स्ट्रक्चर इस डेक को सपोर्ट करेगा वो इसके ऊपर है, तो इसलिए इसको बोलते हैं थ्रो ब्रिज। तो अगर डेक ऊपर है तो थ्रो ब्रिज, डेक नीचे है तो डेक ब्रिज। और अगर ऊपर और नीचे दोनों है, कुछ पोर्शन ऊपर कुछ पोर्शन नीचे, जैसे कि सेमी थ्रो ब्रिज, इसमें कुछ पोर्शन ऊपर दिख रहा है कुछ पोर्शन नीचे दिख रहा है जो इस डेक को सपोर्ट करेगा, तो इसको कहते हैं सेमी थ्रो ब्रिज। अब आते हैं क्वेश्चन पे, कह रहा है कि ब्रिज हैविंग इट्स फ्लोर सपोर्टेड एट इट्स टॉप ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर ये रहा, इसके ऊपर है फ्लोरिंग या डेक, इसको क्या बोलेंगे, डेक ब्रिज। सो दिस इज डेक ब्रिज। थ्रो ब्रिज में ऊपर, डेक ब्रिज में नीचे। तो ये था आज के पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कहीं कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।